हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल शुरू किया था भारतीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना। तो वो हमारी क्लास 1 थी, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमने देखा संविधान क्या होता है। तो हमने देखा था संविधान एक रूल बुक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था संविधानवाद के बारे में, सीमित शासन जिसको कहा जाता है, उसका तात्पर्य हम सीमित शासन से लेते हैं। उसके बाद हमने बात की थी राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की। तो पॉलिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा कि सिद्धांत जो है यानी कि संविधान हमारा, उसका व्यवहार में जो अनुप्रयोग होता है उसको कहा जाता है पॉलिटी या फिर राज व्यवस्था। तो उसके बाद में हमने बात की थी कि राज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जैसे राज व्यवस्था कैसे बनती है। एक तरीके से हमने देखा था कि संसद जो कानून बनाती है, उसमें हमने आर्टिकल 17 का उदाहरण लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि न्यायपालिका जो है वो हमारी जो निर्णय देती है, जैसे कि हमने आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारा अनुच्छेद है संविधान का, उसके अंदर हमने देखा था दो केस के बारे में देखा था। एक तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, जिसके अंदर प्रेस को स्वतंत्रता दी गई थी, और उसके बाद में हमने देखा था गुलाम नबी आज़ाद केस जो 2020 के अंदर हुआ था। इसके अंदर इंटरनेट को हमारा एक मौलिक अधिकार यानी कि अभिव्यक्ति का दर्जा दिया गया था। अभिव्यक्ति व्यक्त करने का हमारा एक साधन है इंटरनेट। उसके बाद हमने देखा कि जाति, धर्म, इन सब चीज़ों, स्थान के आधार पर भी राज व्यवस्था जो है हमारी प्रभावित होती है। उसके बाद हमने बात की थी संस्थाओं की, जिसमें हमने 3 प्रकार की संस्थाएं पढ़ी थी, आगे उनका डिवीज़न किया था। उसके बाद हमने अनुसूची की बात की थी, और हमने बात की थी कि संविधान किस किस तरीके से डिवाइड है। जैसे संविधान आता है, उसके बाद उसके भाग आते हैं, फिर अध्याय आता है यानी कि चैप्टर, फिर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आते हैं, फिर हमने देखा खंड आते हैं, फिर उपखंड आते हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। तो ये हमने 2 मिनट का एक रीकैप लिया है, जिससे कि हम पिछले वाली चीज़ों को आज की चीज़ों के साथ में कनेक्ट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, और साथ में आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे, जिससे कि आज आप आगे उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो आज हम बात करते हैं संविधान। तो हमने कल देखा था कि क्या होता है। उसके बाद हम अब देखते हैं संविधान का परिचय। मतलब हम इसको इस रूप में ले सकते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको संविधान के ऊपर 5 मिनट की, 10 मिनट की कोई स्पीच देनी है, तो आप संविधान को किस तरह से डिफ़ाइन करोगे। ऐसे तो हम देखते हैं कि संविधान हमारा इतना बड़ा है, उसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 12 उसकी अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं। तो इस तरीके से तो आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर आपने उसको बताना है तो हम छोटे शब्दों के अंदर संविधान को किस तरीके से अभिव्यक्त करेंगे, उसके बारे में हम अभी संविधान के परिचय के अंदर देखते हैं। तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 3 भागों के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का दर्शन। फिर हम देखेंगे सरकार का गठन, और फिर हम देखेंगे विविध प्रावधान। तो हम देखेंगे इसको संविधान के दर्शन के रूप में, सरकार के गठन के रूप में, और विविध प्रावधानों के अंदर हम देखेंगे। तो संविधान के दर्शन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं हमारे प्रस्तावना, फिर आता है मौलिक अधिकार, फिर आते हैं हमारे मूल कर्तव्य, और उससे पहले इन दोनों के बीच में आते हैं, जैसे हम अपनी सीरीज़ मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हम क्या क्या टॉपिक किस हिसाब से पढ़ेंगे। सब पहले कौन सा कवर करेंगे, फिर कौन सा कवर करेंगे। फिर आते हैं हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो संविधान का दर्शन अगर हमें बताना हो तो किन किन चीज़ों में संविधान का दर्शन दिखता है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में नीति निदेशक तत्व आएगा पहले, और फिर मूल कर्तव्य आएगा।
तो इनमें हम संविधान का दर्शन देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सरकार के गठन की। तो सरकार के अंदर हमें पता है कि हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं। इतना तो जनरल नॉलेज है कि हम सभी छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं कि संविधान जो है, सरकार जो है उसके 3 अंग होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि हमारी लेजिस्लेचर, हमारे एग्जीक्यूटिव और साथ ही साथ हमारी जुडिशरी। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के हमें 3 अंग देखने को मिलते हैं। अब विधायिका है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आती है संघ की विधायिका, एक आती है प्रांत की विधायिका। संघ की विधायिका और प्रांत की विधायिका में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो संघ की विधायिका क्या है? हमारी संसद। कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। तो संघ की विधायिका कौन होगी? हमारी संसद। और राज्य की विधायिका हो गया हमारा राज्य विधानमंडल। तो संसद और राज्य विधानमंडल। संसद की बात करें तो संसद के अंदर भी आगे 2 सदन आते हैं, जो क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा। और विधानसभा के अंदर भी हमारे 2 सदन हमें देखने को मिलते हैं। किन्हीं किन्हीं राज्यों के अंदर ही 2 द्विसदनात्मक हमारी प्रांतीय विधायिका है। बाकी ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो है वो सिर्फ विधानसभा ही पाई जाती है। तो इसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों के अंदर होती है और विधान परिषद जो है वो केवल 6 राज्यों के अंदर ही है। वो जब हम हमारे विधायिका के बारे में हम डिटेल में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, विधान परिषद के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्यों के अंदर है। एक बार हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या कुछ है, क्या क्या हमें इसके अंदर कवर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक है संघ की कार्यपालिका और एक है प्रांत की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका यानी कि जो संघ के कानून को लागू करती है, और प्रांत की कार्यपालिका जो प्रांतों के कानून को लागू करती है। जैसे हम संघ की कार्यपालिका के अंदर देखें, सबसे पहले आएंगे राष्ट्रपति, फिर आएंगे उपराष्ट्रपति, फिर आएंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और साथ में आएंगे केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं यानी कि सेंट्रल लेवल की जो सर्विसेज होती हैं वो आ जाती हैं केंद्रीय सेवाओं के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रांतों की, तो प्रांत के अंदर आ जाते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और प्रांतीय सेवाएं। स्टेट सर्विसेज जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं प्रांतीय सेवाओं के अंदर। तो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारी मिनिस्ट्री जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो मंत्रिपरिषद हो जाएगी, और सेंटर की जो सर्विसेज हैं ये सब आ जाएंगी संघ की कार्यपालिका के अंदर। और प्रांत की कार्यपालिका में क्या क्या कुछ आएगा, तो उसमें आएंगे मुख्यमंत्री यानी कि पहले सबसे पहले राज्यपाल यानी कि हमारे गवर्नर, उसके बाद आएंगे मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, उनकी मंत्रिपरिषद, फिर प्रांतीय सेवाएं यानी कि स्टेट सर्विसेज आ जाएंगी इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे। स्टेट्स के अंदर होती है हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर उसके बाद में अदर्स आ जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन अदर्स आती हैं। तो सरकार के गठन के बारे में हमने देखा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंदर भी हमने 2 देखा, संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका यानी कि प्रांत की विधायिका।
संघ की विधायिका संसद, जिसमें आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल आ जाता है प्रांत की विधायिका में, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आ जाते हैं। फिर हमने कार्यपालिका के बारे में देखा। जो संघ की कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सेवाएं जैसे पद आ जाते हैं। और प्रांत की कार्यपालिका जो है उसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय सेवाएं जैसे इस टाइप के पद आ जाते हैं। फिर हमने न्यायपालिका यानी कि हमारी जुडिशरी के बारे में देखा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई लेवल पे होता है, फिर हाई कोर्ट आता है स्टेट्स के अंदर, और फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, एंड देन अदर कोर्ट्स आ जाते हैं। तो हमने देखा संविधान का दर्शन और सरकार के गठन के बारे में हमने इतना कुछ देखा। विविध प्रावधान जैसे इसके अंदर अब हमारा बच जाता है जैसे नागरिकता, फिर आ जाता है पंचायती राज, निर्वाचन आ जाता है, निर्वाचन आयोग के बारे में। उसके बाद हमारे आ जाती हैं लोक सेवाएं यानी कि पब्लिक सर्विसेज। फिर आ जाते हैं हमारे केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, और साथ में आ जाते हैं अन्य प्रावधान, कुछ मिसलेनियस चीजें भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम संविधान को एक परिचय के रूप में देख सकते हैं, जिसके अंदर क्या आता है कि हमने देखा संविधान का दर्शन आ जाता है, सरकार का गठन और विविध प्रावधानों के बारे में हमने देखा था कि इसके अंदर हम एक तरीके से ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अब हमारे पास आया यहाँ पे वर्ड सरकार। तो सरकार का क्या मतलब है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बात करनी है सरकार की। तो सरकार के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक है, सबसे पहले हम सरकार की डेफिनेशन देखते हैं कि सरकार जो है एक संस्था है जो शासन चलाने का काम करती है। सरकार एक संस्था है जो शासन को चलाने का काम करती है। ठीक है, अब ये किस तरह से शासन चलाएंगी, तो हमने इसके 3 पार्ट्स देखे, हम एक बार वापस लिख लेते हैं कौन कौन से 3 पार्ट्स आ जाते हैं इसके। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो कार्यपालिका विधायिका के बारे में बात करते हैं कि ये सरकार का वो अंग होती है जो कानून बनाने का कार्य करती है। तो विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। फिर हम बात करते हैं कार्यपालिका की यानी कि एग्जीक्यूटिव की। तो ये सरकार का वो अंग है जो कानून को लागू करती है। तो इसका काम क्या है, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका क्या काम करती है, ये सरकार का वो अंग है जो विवादों का निपटारा करती है। तो इसका काम है विवादों का निपटारा करना। तो हमने देखा विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है वो विवादों का निपटारा करती है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका को, आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो हमने ये देखा था इसके अंदर कि संघ की कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका यानी कि प्रांत की कार्यपालिका है। अब हम देखेंगे कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, जो होती है एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक कार्यपालिका यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो अस्थायी होती है और जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो स्थायी होती है। चलो मैंने आपको ये तो बता दिया कि अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है। अब होती क्या है राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका वो होती है जैसे लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हम जिन मेंबर्स को चुनकर भेजते हैं, हम अपने लोकसभा क्षेत्र में से हमारे प्रतिनिधि को, हमारे जो पसंद का प्रतिनिधि है, हम उसको वोट देते हैं और उसको जिताकर हम भेजते हैं लोकसभा के अंदर। विधानसभा क्षेत्र से हम विधानसभा के ये जो खड़े हुए हैं प्रतिनिधि, उनमें से अपने पसंद के प्रतिनिधि को वोट देते हैं और उनको जिताकर विधानसभा में भेजते हैं। और उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।
मतलब वो स्थायी नहीं है, 5 साल के बाद वो हट जाएंगे। उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे, वो उनका लक है कि वो जीत कर आते हैं, नहीं जीत कर आते वो अलग बात है, लेकिन 5 साल के बाद वो हट जाएंगे। तो इसलिए ये अस्थायी कार्यपालिका है। और प्रशासनिक कार्यपालिका जो कि जैसे हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, स्टेट सर्विसेज का जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का, यूपी के अंदर यूपीपीएससी का, यूपीपीसीएस का होता है, बिहार के अंदर एग्ज़ाम होता है, झारखंड में अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग स्टेट सर्विसेज के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं। तो वो उसके अंदर जो कैंडिडेट जो आते हैं एग्ज़ाम देकर क्लियर करके आते हैं, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके, वो स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं, मतलब प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर आते हैं। वो प्रशासन को संभालते हैं, वो इनको गाइड करते हैं कि आपको किस तरह की नीतियाँ बनानी चाहिए। जो ये गाइड करते हैं वही ये आगे चलकर हमारे सामने नीतियों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब इनके बैक में काम करने वाले प्रशासनिक कार्यपालिका हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं, साथ में स्टेट सर्विसेज से जो ऑफिसर्स निकल कर आते हैं वो हमारी स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका के अंदर जैसे हम देख सकते हैं हमारी मंत्रिपरिषद, जो कि 5 साल बाद भंग हो जाएगी। और स्थायी कार्यपालिका के अंदर देखते हैं हम नौकरशाही को। जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनको उनसे जो कैंडिडेट्स निकलते हैं वो नौकरशाही के अंदर ही आते हैं। तो ये हमने देखा सरकार के बारे में कि सरकार एक संस्था है, वह संस्था है जो शासन चलाने का काम करती है। फिर हमने देखा विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो है वो विवादों का निपटारा करती है। कार्यपालिका के अंदर हमने 2 प्रकार की कार्यपालिका के बारे में देखा, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारे संविधान का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमने उसके बारे में सारा कुछ एक बार ओवरव्यू ले लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, अभी हम बहुमत के प्रकार की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम जो जिस सीरीज़ के अंदर चलेंगे वो इस तरीके से होगी कि हमने आज इंट्रोडक्टरी क्लास करी है, उसके बाद अभी मैं आपको बहुमत के बारे में, मेजॉरिटी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आगे काफ़ी जगह पर आएगा कि ये साधारण बहुमत से इनका इस कानून को लागू किया जाता है, इस तरीके के जो संशोधन हैं वो विशेष बहुमत के द्वारा होंगे। तो इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे बारी बारी हमारे आगे की डिस्कशन के अंदर आएंगे, तो इसलिए मैं आपको उनके बारे में पहले ही परिचित करवा दूंगी। अभी उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस वे में चलेंगे कि सबसे पहले हम प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देन हम मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर हम सरकार वाले पोर्शन के अंदर आएंगे जिसमें हम विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के बारे में इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले कार्यपालिका पढ़ेंगे उसके बाद विधायिका पढ़ेंगे ताकि इसको हमें कनेक्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इस तरीके से हम चलेंगे। उसके बाद में हम विविध प्रावधानों की ओर चलेंगे कि नागरिकता, पंचायती राज, निर्वाचन, लोक सेवा, इन सब के बारे में। जैसे हम कुछ इसके अंदर कानून के बारे में भी देखेंगे, जो जनप्रतिनिधि कानून है हमारा 1951 का, उसके बारे में भी हम आगे चल के इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी सारी। तो इस तरीके से मैंने आपको एक बार थोड़ा बहुत बता दिया है कि हमारी क्लासेस जो हैं वो किस अकॉर्डिंग चलेंगी, सिलेबस हमारा हम किस अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो अब हम आते हैं बहुमत के ऊपर। इसे कहा जाता है मेजॉरिटी। तो क्या होता है बहुमत? बहुमत के बारे में हम प्रकारों के बारे में इसके पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं इसके अंदर साधारण बहुमत। इसको कहा जाता है सिंपल मेजॉरिटी। क्या होता है? उपस्थित और मतदान, 2 वर्ड लेने हैं हमने, एक लेना है उपस्थित और मतदान। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत होता है उसे कहा जाता है साधारण बहुमत। मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके भी बताती हूँ। जैसे हम बात करते हैं, हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसके अंदर कोई विधेयक पेश किया गया, बिल पेश किया गया, उसको हम बात करते हैं, उसके अंदर मतलब वोट देने के लिए
उपस्थित लोग हुए हैं, हम मान लेते हैं 200 सदस्य। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारी लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं, 543। टोटल कितने हैं, 543। उसमें से उपस्थित कितने हैं, आज 200 लोग उपस्थित हैं। उसमें से मतदान, अब मतदान कितने लोगों ने किया है, तो वो 180 लोगों ने मतदान किया। तो मतलब इन 200 उपस्थित लोगों में से 180 लोगों ने ही मतदान किया है उस बिल पे। तो हम देखना है हमें उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। तो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग इसमें से कितने आ जाएंगे, 180 लोग आ जाएंगे। तो 180 का बहुमत लेना है, यानी कि आधे से एक ज़्यादा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 91। तो 91 लोग अगर उस विधेयक पर सहमत हो जाते हैं तो वो विधेयक साधारण बहुमत से पास माना जाता है। तो साधारण बहुमत क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत जो है वो साधारण बहुमत कहा जाता है। अब साधारण बहुमत का प्रयोग हम कैसे करेंगे, किन किन के अंदर करेंगे, वो तो हम आगे देखेंगे। मैं आपको 2-4 नाम बता देती हूँ कि हम इन टॉपिक्स के अंदर साधारण बहुमत का नाम आएगा हमारे पास। जैसे हम बात करेंगे जब साधारण विधेयक की, तो वो साधारण बहुमत से पास होगा। धन विधेयक की बात करेंगे, उसके बाद हम वित्त विधेयक की बात करेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव आते हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, विश्वास प्रस्ताव आ गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ गया, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। इस तरीके के जो प्रस्ताव आएंगे उनके अंदर भी हम देखेंगे कि उसके अंदर भी हमें चाहिए क्या होगा, साधारण बहुमत ही चाहिए होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक बहुमत का प्रकार से। वैसे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत तो मोस्टली लोग सुने हुए ही होते हैं। कुछ अलग तरीके के बहुमत आते हैं, जैसे एक का नाम आता है प्रभावी बहुमत, या फिर इसको तत्कालीन बहुमत भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी या फिर देन मेजॉरिटी, तो ये कहा जाता है। तो इसके मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या के बहुमत, तो ये तो चलो ठीक है, सदस्य संख्या का बहुमत, लेकिन प्रभावी सदस्य संख्या क्या होती है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो प्रभावी सदस्य संख्या जो होती है वो होती है कि कुल सदस्य संख्या जो है उसके अंदर से रिक्तियां घटा देंगे तो हमारे पास प्रभावी सदस्य संख्या आ जाएंगी। अब रिक्तियां कैसे हो सकती हैं कि कोई अगर हमारे पास एमपी है या एमएलए है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो त्याग पत्र दे देता है, अगर उसका निर्वाचन रद्द हो जाता है, या फिर न्यायालय द्वारा सजा हो जाती है। तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, तो उसको हम रिक्ति के अंदर लेंगे। तो कुल सदस्य संख्या के अंदर से जब हम रिक्तियों को घटा देते हैं तो हमारे पास प्रभावी सदस्य संख्या प्राप्त होती है। तो इस बहुमत का प्रयोग हमारे पास 8 पदाधिकारियों की पदमुक्ति के अंदर आता है। अब 8 पदाधिकारियों के आपको नाम वैसे याद होने चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनको कौन से बहुमत से हटाया जाता है। तो 8 पदाधिकारी कैसे हैं, हमने बात की थी लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की और विधान परिषद की। अब इन चीज़ों की हमने बात की थी। तो लोकसभा के अंदर हम देखते हैं कि एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। वैसे ही राज्यसभा के अंदर एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। और हम देखते हैं कि विधानसभा के अंदर भी एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति उपसभापति। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का भी सभापति है और उपसभापति है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति।
तो ये हमारे पास 8 पद हैं। इनके पदाधिकारियों को हटाने के अंदर प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं आगे विशेष बहुमत की तरफ। तो विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? वैसे तो होता है विशेष बहुमत का मतलब होता है कि 2/3 बहुमत हमें चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 चाहिए हमें बहुमत। तो उसके अंदर भी हम 3 प्रकार के बहुमत देखते हैं। तो पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत होता है उसके अंदर क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। जैसे हमने सिंपल मेजॉरिटी में देखा था कि उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत होता था, लेकिन इसके अंदर उपस्थित और साथ में मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत चाहिए। तो वो होगा जैसे हमारे पास पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अब इसके अंदर हम देखते हैं जैसे लोकसभा है, उसके अंदर उपस्थित लोग हैं 200, मतदान कितनों ने किया? 180 ने। हम वही पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उपस्थित है और मतदान करने वाले टोटल कितने हैं? 180 सदस्य हैं। इनका 2/3 बहुमत, तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो 120 सदस्य अगर वोट देंगे तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास माना जाएगा बिल। उसके बाद इसका प्रयोग अगर हम देखें तो इसका प्रयोग आर्टिकल 249 के अंदर होता है, आर्टिकल 312 में होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो इसलिए आप इसकी टेंशन मत लेना कि कौन से आर्टिकल हैं। एक बार आप बस इसको ऐसे समझ लो कि विशेष बहुमत क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है। सेकंड टाइप के बारे में हम बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, लेकिन वो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो। हम देखते हैं कुल सदस्य संख्या जो है उनका बहुमत कितना होता है, और उसके बाद में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए हमें। उपस्थित और साथ में मतदान करने वाले सदस्य जो हैं, इन सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो। तो ये होता है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसके अंदर अगर हम ऐसे एग्जाम्पल लें कि पहले हम देखते हैं कि कुल सदस्य संख्या का क्या बहुमत होता है। तो कुल हमें पता है जैसे लोकसभा के अंदर कुल सदस्य संख्या है 543। इसका हमें बहुमत निकालना है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 271.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 272। एक बंदा आधा वोट तो नहीं देगा तो वो 272 उसको लिख देंगे कि 272 लोग अगर वोट दे रहे हैं तो वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो गया। उसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम देखें कि 10 सितंबर को एक वोटिंग हुई है और एक वोटिंग हुई है 11 सितंबर को। 10 सितंबर के अंदर अगर हम बात करें कि उपस्थित कितने लोग हैं और मतदान कितनों ने दिया है, तो एक हम ऐसे ही हमें समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं उपस्थित लोग हैं 310, उसमें से मतदान किया है सिर्फ 300 लोगों ने। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत यानी कि 300 × 2/3 बहुमत चाहिए हमें। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 200। ठीक है, 200 हमारे पास बहुमत आ गया। अब हमें ये देखना है कि पक्ष के अंदर इसमें से कितने वोट आए हैं। मतलब ये जो 300 लोग हैं इनमें से पक्ष में कितनों ने वोट दिया है और विपक्ष में कितनों ने वोट दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर से दिया 210 ने मान लेते हैं पक्ष में वोट दे दिया, ठीक है, और 90 ने दिया विपक्ष के अंदर वोट। तो ये जो वोट हैं तो ये जो हैं वो हमारे कुल बहुमत से ज़्यादा नहीं है, कुल बहुमत के बराबर भी नहीं है। और जो ये हमारे पास आए हैं मतलब जैसे 200 वोट आ गए, उसके अंदर से पक्ष के अंदर हमारे पास कितने आए हैं? सिर्फ 210 वोट ही आए हैं। तो ये 210 वोट 272 से ज़्यादा नहीं है, तो ये पास नहीं होगा विधेयक। और दूसरे वाले के अंदर अगर हम बात करते हैं कि उपस्थित सदस्य हैं मान लेते हैं 480 और मत दिया है कितनों ने? सिर्फ 450 ने मत दिया है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत क्या हो जाएगा? यानी कि 450 × 2/3। तो इसके अंदर आ जाएगी 300। अब इसके अंदर से हम देखते हैं कि इसमें से पक्ष में कितनों ने वोट दिया और
विपक्ष में कितनों ने वोट दिया। तो अब हम देखते हैं कि 350 ने पक्ष में वोट दे दिया और विपक्ष में कितनों ने वोट दिया है, 100 लोगों ने। तो हमारे पास जो बहुमत आया है वो इससे ज़्यादा है, 2/3 बहुमत जो है हमारा वो 272 से ज़्यादा है। तो मतलब ये विधेयक पास हो जाएगा। इसके अंदर 200 आया था जो 272 से कम था, इसलिए ये विधेयक पास नहीं होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, आप इसको एक बार आपको वापस देखना ही पड़ेगा वीडियो को ये समझने के लिए। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हमें चाहिए उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत जो कुल के बहुमत से ज़्यादा ना हो। सबसे पहले हमने देख लिया कुल का बहुमत आ गया हमारे पास। फिर हमने 2 एग्जाम्पल लिए कि एक वोटिंग हुई है 10 तारीख को, एक हुई है 11 तारीख को। 10 तारीख में कितने उपस्थित हुए, 310, और मत कितनों ने दिया, 300 ने मत दिया। उसमें से हम मान लेते हैं पक्ष में 210 ने दिया और विपक्ष में 90 ने मत दिया। तो अब मत जो है 300 का हमने 2/3 बहुमत निकालना है, जो उपस्थित और मतदान का 2/3 निकालना है, तो वो आया हमारे पास 200। अब जो ये 200 है ये 272 से ज़्यादा तो नहीं है, हमें देखना था कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के बहुमत के से ज़्यादा हो, मतलब या फिर उसके बराबर हो, कम नहीं होना चाहिए उससे। और 11 तारीख को हमने देखा तो ये विधेयक जो है ये पास नहीं होगा। 11 तारीख को हमने देखा कि 450 उपस्थित और मत देने वाले लोग हैं, उसके अंदर से पक्ष में इतने ने दिया और विपक्ष में इतने ने दे दिया। तो उसके अंदर हमने देखा 2/3 बहुमत निकाला, तो उसके अंदर 300 लोग जो आते हैं उन्होंने मतलब 2/3 बहुमत से पास किया है, और जो कि 272 से ज़्यादा है, तो ये विधेयक पास हो जाएगा। अब इस विधेयक का प्रयोग मतलब इस बहुमत का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग होता है संविधान संशोधन विधेयक के अंदर, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को और हमारे जो महान्यायवादी होते हैं उनको, और CAG होते हैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी पद मुक्ति के अंदर वो नियंत्रक और लेखा परीक्षक होते हैं, महान्यायवादी नहीं होते। CAG है जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी पद मुक्ति के अंदर इस दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टाइप का जो विशेष बहुमत है, वो एकदम सिंपल है कि हमारे जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत हमें चाहिए। यानी कि कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, इसका 2/3 बहुमत कितना होगा, ये होगा 362। तो यानी कि 362 वोट देंगे तो वो तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत से मतलब माना जाएगा कि हाँ ये विधेयक पास हो गया। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है आर्टिकल 61 के अंदर। ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल है, तो इसके अंदर जो यूज़ होता है ये तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग होता है। अब लास्ट टाइप ऑफ बहुमत मेजॉरिटी रहता है, एक आता है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत होता है, ठीक है, इसके अंदर था कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, इसके अंदर कुल सदस्य संख्या का जैसे 543 सदस्य हैं, इनका हमें चाहिए बहुमत, तो पूर्ण बहुमत आ जाएगा, तो आ जाएंगे 272 सदस्य, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण बहुमत। तो इसके अंदर हमने देखे हमारे बहुमत के प्रकार देखे, साधारण बहुमत देखा, विशेष बहुमत देखा, पूर्ण बहुमत के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम 2-3 वर्ड्स आते हैं कि क्या होता है, जैसे कि आता है, एक आता है बिल यानी कि विधेयक क्या होता है, एक आता है अधिनियम यानी कि एक्ट क्या होता है, और एक आता है कोरम या फिर गणपूर्ति। तो बिल क्या होता है, ये होता है प्रस्तावित कानून जो होता है उसको बिल कहा जाता है या फिर विधेयक कहा जाता है। क्या होता है, प्रस्तावित कानून, जो भी जैसे लोकसभा में या राज्यसभा के अंदर जिसका प्रस्ताव दिया गया है वो होता है प्रस्तावित कानून, उसको बिल कहा जाता है। जब वो विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है और उसको राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो उसको एक्ट यानी कि अधिनियम कहा जाता है। जब दोनों सदनों में पारित हो जाएगा और उसको राष्ट्रपति की सहमति भी मिल जाएगी तो वो एक्ट बन जाता है यानी कि अधिनियम बन जाता है। कोरम या फिर गणपूर्ति क्या होती है कि किसी भी सदन की बैठक को संचालित करने के लिए, शुरू करने के लिए जितने मिनिमम सदस्य चाहिए, इतने मतलब अगर उतने सदस्य नहीं आएंगे तो वो बैठक नहीं होगी। तो यानी कि वो न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने पर किसी सदन की बैठक जो है वो अवैध हो जाती है, वो कोरम कहलाती है।
जैसे भारत के अंदर कोरम है कि कुल का 1/10 भाग, या फिर जिसको हम कहते हैं 10%। तो कुल का 1/10 भाग यानी कि 10% जो है कोरम होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लें लोकसभा का, कि लोकसभा के अंदर 543 सदस्य हैं, तो इसका हमें कोरम निकालना है। तो इसका 1/10वां भाग निकालेंगे तो आएंगे 54.3। यानी कि अगर ये हम मैथ का सिंपल सा रूल है, अगर बाद वाली संख्या 0.5 से ज़्यादा होती है, 5 से या 5 होती है, तो एक संख्या आगे बढ़ जाती है, और अगर कम होती है तो एक संख्या पहले वाली लिखी जाती है। तो मतलब इसके अंदर 54 सदस्य जो हैं अगर आएंगे तभी इसकी बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी एक तरीके से, जिसमें हमने सरकार के बारे में पढ़ा, संविधान के परिचय के बारे में पढ़ा, और साथ में हमने बहुमत के बारे में पढ़ा, और कुछ हमने नाम देखे, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं कि बिल क्या होता है ये, क्योंकि ये नाम आगे आएंगे। हम विधेयक की बात करेंगे, अधिनियम की बात करेंगे, कोरम की बात होती है कि क्या होता है कोरम। तो इनको लेके कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन हम जैसे जैसे हम आगे बात करते जाएंगे, आप साथ साथ पिछले को भी रिवाइज करते रहिएगा, तो साथ साथ आपका क्लियर होता जाएगा। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो आएगी हमारी प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास में आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।